हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एसआर राजन एजुकेशन बाबा में आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में अभी हम क्लास 12 के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे ये यानी कितने चैप्टर्स होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, यानी और ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ये जितने भी कुछ है यानी ऑल चैप्टर्स नेम विद मार्क वेटेज। ठीक है, आपके लिए कौन सा बुक जरूरी है, ठीक ना, आप क्लास कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, पैटर्न आपका क्या क्या हो सकता है, और साथ ही यानी जो सिलेबस खत्म होने के बाद हमें क्या करना है, और सबसे बड़ी चीज जो है आपका बिलीव इन योर टीचर, यानी आपको अपने टीचर पे भरोसा करना है। बच्चे, मैं आपके सामने अभी मैं खड़ा हुआ हूं तो अपनी एक्सपीरियंस को लेकर के मैं आपके सामने खड़ा हूं। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखना, मैं आपके लिए यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एग्जाम हॉल तक मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बस एक बार हम पे विश्वास कीजिए और देखिए। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। ठीक है बच्चे जी, बायोलॉजी का जो सिलेबस होता है बच्चे, इसको जो है अगर मोस्टली देखा जाए इसको यूनिट वाइज कैटेगराइज किया गया है। यूनिट वाइज कहने का मतलब इसमें 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, उसमें कुछ चैप्टर्स को मेंशन किया हुआ है। तो हालांकि अभी सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट को। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट का नाम है जनन यानी रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये जनन और रिप्रोडक्शन, ये इस यूनिट में आपको वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ आपको जानना है जो प्रोडक्ट यानी रिप्रोडक्शन होता क्या है। अगर जनरली देखिए रिप्रोडक्शन के बारे में बच्चे, तो री का मतलब होता है अगेन, क्या होता है, अगेन होता है। ठीक है, और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस होता है। क्या बोला मैंने, प्रोड्यूस होता है, यानी बार बार कोई चीजों को प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। और यहां पर यूनिट 1 में हम जानेंगे किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता क्या है, जितने भी जीव हैं उसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो चलिए इसमें से सबसे पहला चैप्टर है जो है जीवों में रिप्रोडक्शन, और ये इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बेस को जानेंगे, इंट्रोडक्शन को जानेंगे। जितने भी हमारे इस इन्वायरमेंट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें वो किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे जिसको हम देख पाते हैं वो भी, जिसको नहीं देख पाते हैं वो भी। यहाँ पे हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। जब इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे तो हम आते हैं चैप्टर 2 में, और चैप्टर 2 में जो है बच्चे ये है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जी हाँ, यहाँ हमको यानी चैप्टर 1 में हमने क्या देखा था अभी, यानी मेथड देखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको पढ़ना है प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चे, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। और हम प्लांट्स में हम बात करेंगे जो प्लांट्स में किस प्रकार से क्या होता है, प्रजनन होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये पुष्पी यानी पुष्प के बारे में आपने क्यों लिखा है। तो बच्चे हमेशा जनरली हम अपने लाइफ में क्या करते हैं, पुष्प का यूज यानी फ्लावर का यूज जो है जनरली हम या तो सजाने के लिए यूज करते हैं या तो चढ़ाने के लिए, चाहे वो भगवान पे हो चाहे जिंदा देवी पर हो। जिंदा देवी कहने का मतलब आई थिंक हम समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि रोज वगैरह चढ़ाया जाता है सो, है ना। तो जी, तो हमने क्या कहा, तो यानी जो फ्लावर जो होता है वो हमारे यूज के लिए नहीं है। फ्लावर को नेचर ने क्या बनाया है, रिप्रोडक्शन के लिए बनाया है। जो हम वहां चलेंगे चैप्टर 2 में तब हम समझेंगे। और चैप्टर 3 में हमको पढ़ना है मानव जनन के बारे में, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। हमने क्या कहा, यहां पर हमने देखा व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन का हमने इंट्रो देखा। यहां पे हमने प्लांट्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है उसको हमने देखा, और यहां पे हमको पढ़ना है ह्यूमन में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है उसको, रिप्रोडक्शन करके किस प्रकार से एक बच्चे का जन्म होता है, और बच्चे के जन्म यानी जो गर्भावस्था से लेकर के जन्म तक के प्रोसेस को हमको यहाँ पे देखना है, यानी मानव में टोटली किस प्रकार से होता है उसको यहाँ पे देखना है। जब ये तीनों चैप्टर को हम लोग डील कर लेंगे तो चैप्टर 4 जो है बच्चे, वो चैप्टर 4 में है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो भी रिप्रोडक्शन कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी जीव जो हैं अगर वो प्रजनन कर रहे हैं तो प्रजनन के लिए उनको कौन कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो अपनाना चाहिए जिसके वजह से उनके जो बच्चे हों वो भी क्या हो, स्वस्थ हो, और माता वो भी स्वस्थ हो। ठीक है, ये 4 चैप्टर को यूनिट 1 में डाला गया है जिसको हमने अभी क्या कहा, रिप्रोडक्शन कहा। ठीक है, और इस रिप्रोडक्शन से आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 14 मार्क्स के, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट 1 को हमने देखा। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। ठीक है, यूनिट 2 का नाम है
जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं अनुवांशिकी एवं विकास। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस अनुवांशिकी टर्म को, जो आपके लिए नया है। अनुवांशिकी सिंपली, अगर आपके आस पड़ोस में कोई एक बच्चे का जन्म होता है तो जनरली कुछ लोग कहते होंगे इस बच्चे का नाक जो है पापा के जैसा है, इसका आंख जो है मम्मी के जैसा है, ठीक है, इसका मुंह जो है दादी के जैसा है। इस तरह से डिफरेंट बात कहा जाता है ना। तो कहीं ना कहीं हमको क्या देखने को मिला, अपने माता पिता हो, दादा दादी हो, कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ गुण जो है बच्चा में आ रहा है। तो माता पिता या पूर्वजों से जो गुण बच्चा में आ रहा है, उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, उसी के लिए हम लोग, उस गुण के लिए हम लोग अनुवांशिकी टर्म यूज करते हैं। ठीक है, और साथ ही यहां पर हम लोग इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जीव में किस प्रकार से विकास हुआ। ठीक है, यानी आदमी जन्म लेता है तो उसे माता पिता गुण किस प्रकार से आता है और वो विकास किस प्रकार से करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 में, जिसमें से 5th चैप्टर्स है, 5वां चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब होता है बच्चे सिद्धांत। यहां हम जानेंगे जो भी जीव हैं, ठीक है, वो जब यहां जन्म लिए तो उनमें कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो माता पिता का आया है। ठीक है, वो जो माता पिता गुण आया वो कौन से सिद्धांत पे आया। और साथ ही क्योंकि आपने देखा होगा जो कोई भी एक बच्चा होता है वो माता पिता से लगभग समान नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है। ठीक है, वो डिफरेंस जो होता है क्योंकि सोचने में, उसके चेहरे के बनावट में, तो वही यहाँ पे जो कुछ गुण आता है और कुछ उसमें डिफरेंसेस दिखता है, उसके लिए कौन सा सिद्धांत काम करता है, उस सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। यानी किस प्रकार से जो है ना माता पिता गुण आता है और किस प्रकार से जो है विभिन्नताएं आती है, वो दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जब यहाँ पे हम जान लेंगे ना बच्चे, तो हम एक्चुअल फैक्ट हमको देखना है। ठीक है, वो जो वंशागति जो हुआ, ये गुण जो आया बच्चों में, वो गुण जो है किसके कारण से आया, तो उसके आणविक आधार को, उसके जो है मॉलिक्यूलर बेसिस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो कभी आपने डीएनए का नाम सुना होगा, डीएनए का नाम सुना है ना जी। यही डीएनए की वजह से ही क्या होता है, किसी भी जीवों में या किसी भी जीवों के संतति में क्या होता है, जो गुण आते हैं, विभिन्नताएं आते हैं, वो डीएनए की वजह से ही होता है। तो इसके बारे में हमको कहाँ पढ़ना है बच्चे, ठीक है, चैप्टर 6 में पढ़ना है। जब इतना पढ़ लेंगे तो चैप्टर 7 में हम लोग इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इवोल्यूशन, तो यहाँ पे जो ये पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पे हम लोग बच्चे अभी रह रहे हैं, ये पृथ्वी की शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ पे जीव जंतु कैसे आए, और जीव जंतु से लेकर के मनुष्य तक का सफर, और साथ ही वर्तमान समय में जैसा एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, ये डिजिटली दुनिया में, ठीक है, ये सब का सफर, यानी ये विकास किस प्रकार से हुआ, उस इवोल्यूशन को हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 में। और इस चैप्टर 7 से, सॉरी, ये 3 चैप्टर से यूनिट 2 में टोटल अगर देखा जाए तो 18 मार्क्स का क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है। ठीक है, यूनिट 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी चैप्टर तो 3 है, लेकिन कितना मार्क्स का है बच्चे, 18 मार्क्स का पूछा जाता है। गॉट इट। इसके बाद मैं बात करता हूं यूनिट 3 की। ठीक है जी, यूनिट 3 का नाम है मानव कल्याण में, ठीक है, जीव विज्ञान। जो ये हमारा ह्यूमन है, ह्यूमन को किस प्रकार से जो है ना हेल्प करता है, कौन, ये बायोलॉजी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। यहाँ पे हम जानेंगे ह्यूमन किस प्रकार से एक हेल्दी रह सकता है, सही तरह से रह सकता है, और उसे कौन कौन से ऐसे डिजीजेस हैं, रोग हैं, जो उनको क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। गॉट इट। यानी मानव में कौन से रोग होते हैं, किस प्रकार से, जो भी कैंसर होता है, एड्स होता है, मलेरिया होता है, जो भी रोग है, हर एक रोग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और साथ ही ह्यूमन को किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। जब उसके बाद चैप्टर 9 में जब हम आते हैं तो उसका नाम है मानव उत्पादन में वृद्धि के कार्यनीति। अगर आप बच्चे अगर थोड़ा सा भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में आपने देखा होगा 1951 टू 1960 या अप्रोक्स 70 अगर ले लेते हैं तो इस टाइम हमारे भारत की जो जनसंख्या थी अप्रोक्स 36 करोड़ थी। ठीक है, कितना था, 36 करोड़ जनसंख्या था। ठीक है, यानी 36 करोड़ ही जनसंख्या थी उस टाइम।
लेकिन उस टाइम क्या था, बहुत सारे लोग ठीक है भूखे मर रहे थे। क्यों? क्योंकि अनाज की कमी के कारण। तो अब के टाइम में क्या है, अभी भी लोग भूखे मरते हैं लेकिन उसके अनुपात में बहुत कम मरते हैं। तो क्या क्या अब जरा सोच के देखिए, क्या भारत का क्षेत्रफल बढ़ गया? नहीं। क्षेत्रफल कहने का मतलब मिट्टी बढ़ गई क्या जिसमें खेती होता है? नहीं। हमने क्या किया, जो भी हमने फसल उत्पादन किया उस उत्पादन की क्वांटिटी को हमने बढ़ाया। जिस तरह से अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो मक्का का, अगर आप मक्का के खेत को देखिएगा तो मक्का के खेत में पहले एक ही भुट्टा निकलता था। भुट्टा यानी जो जिसमें अनाज रहते हैं वो एक ही निकलता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, दो दो निकलता है। तो किस प्रकार से हमने कौन सा ऐसा स्ट्रेटजीज अपनाया जिससे क्या है हमारे जो खाने वाले पदार्थ हैं उसमें वृद्धि हुई, और आज के टाइम भारत जो है हर एक चीजों में आत्मनिर्भर है, उसके बारे में पढ़ना है हमको, यानी चैप्टर 9 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 10 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये जो माइक्रोब्स होते हैं यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किस प्रकार से मानव के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब कहिएगा सर ये फायदेमंद, ठीक है, फायदेमंद से समझ में नहीं आया तो देखिए, क्योंकि आप जानते होंगे सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में आकर के सिर्फ हमें रोग ही उत्पन्न करते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होता है। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है, आपने अपने घर में दही खाया होगा, पनीर खाया होगा, ये सब जो बनता है, ये सब बनने का जो प्रोसेस होता है उसमें हमेशा माइक्रोब्स ही पार्टिसिपेट करता है। जैसे आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, चाहे बहुत सारे क्लासेस में डिस्कस किया गया होगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, दही का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया तो काम किया जिसकी वजह से आज दही बना, तो हमने दही यूज किया। जी हाँ, तो किस प्रकार से मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव जो है हेल्पफुल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ये 3 चैप्टर में 8, 9 और 10 में। और यूनिट 3 यानी इस 3 चैप्टर को आप लोग पढ़ते हैं, इससे आपको मिलता है 14 मार्क्स। कितना मिलता है? 14 मार्क्स, यानी जो आपके बोर्ड में 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहां से पूछा जाएगा। गॉट इट? चलिए, तो इसके बाद जो है आते हैं हम लोग यूनिट 4 पे। यूनिट 4 का नाम है बच्चे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये आपके लिए सबसे न्यूएस्ट ब्रांच है बायोलॉजी का, और यहाँ पे हर एक चीज आपके लिए नया होगा। और ये जो बायोटेक्नोलॉजी है यानी है तो बस 2 ही चैप्टर, लेकिन यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अप्रॉक्स हमने 10 दिया है, लेकिन 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, तो हमने कहा ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो अब देखिएगा इसमें बायो का मतलब होता है बायोलॉजी, ठीक है। इसमें बायोलॉजी भी है, दूसरा टेक्नोलॉजी भी है। अब कहिएगा सर ये टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से टेक्नोलॉजी, जैसे इंजीनियर वगैरह जो टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, बायोलॉजी में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा जिसके वजह से हमारे मानव के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, ठीक है। मैंने कहा ये जो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में 11 चैप्टर में आपको बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, इसको किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। कहां पर? चैप्टर 11 में। गॉट इट? ठीक है। यहां पर हमको बस जानना है बायोटेक्नोलॉजी होता क्या, इंट्रोडक्शन। जब ये जान लेंगे तो यहां पर हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो जब आगे चलिएगा तो बताएंगे जितने भी आज के टाइम वर्तमान समय में हाइब्रिड जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो सब का निर्माण किसकी वजह से होता है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से होता है। गॉट इट? तो क्या बोला मैंने, ये 2 चैप्टर से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 का नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी का सिंपली अगर देखा जाए तो अगर मीनिंग्स निकलता है तो इन्वायरमेंटल, यानी इन्वायरमेंटल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इकोलॉजी। यानी कहने का मतलब वातावरण के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, पारिस्थितिकी कहेंगे। और यहाँ पे वातावरण से रिलेटेड बातों को ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला है चैप्टर 13 जो है इसमें, वो है आपका जीव और समष्टि। हम जानेंगे इस इन्वायरमेंट में किस प्रकार से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और साथ ही ऑर्गेनिजम्स हैं तो एक न एक जनसंख्या का निर्माण करेंगे। वो कौन कौन से किस प्रकार के जनसंख्या होते हैं, जनसंख्या से क्या क्या हमारे इस इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ा है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब इतना पढ़ लेंगे तो उसके बाद चैप्टर 14 में आते हैं, वहां पे है पारितंत्र, इकोसिस्टम। यानी हम यहाँ पे जानेंगे कोई भी ये 2 ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, किस प्रकार से ह्यूमन में यानी जो इस इन्वायरमेंट में इंटरैक्ट करता है, यानी जो रहता है। जैसे आप लोग देखते होंगे नॉर्मली समय बदलता है, यानी मौसम बदलता है,
हेल्थ खराब होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, लेकिन जैसे ही मौसम बदला हेल्थ तो खराब हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो क्या है, तो आप मौसम के साथ जो एक सिस्टम के साथ बने हुए हैं उसी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, इसी को सिस्टम में। उसके बाद है बच्चे चैप्टर 15 जिसका नाम है जैव विविधता होगा, यहाँ पे जीव नहीं जैव विविधता होगा, ठीक है। जैव विविधता, विविधता एवं संरक्षण। हमको यहाँ पे जानना है ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और ये उसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। ये क्योंकि एक जीव दूसरे जीव के प्रति, एक जीव दूसरे जीव के प्रति किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं, उसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और ये जैव विविधता है तो उसको हम लोग कंजर्वेशन क्यों करना है, इसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जब हम इतना जान लेंगे तो लास्ट मेरा चैप्टर 16 है, वो है पर्यावरणीय मुद्दे, यानी पर्यावरण का जो इन्वायरमेंटल जो इशू है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यानी यहाँ पे हम जानेंगे हमारे पर्यावरण का सबसे अगर मेन अगर कुछ है यानी दिक्कत चल रहा है तो वो है पॉल्यूशन का। तो किस प्रकार से ये सब को हम खत्म कर सकते हैं वो सब के बारे में चैप्टर 16 में हम बात करेंगे। इतना पढ़िएगा, ये आपको एवरेज 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने जो भी अभी क्वेश्चन जो भी यूनिट की हमने मार्क्स की मैंने बात किया है, ठीक है, मार्क्स की हमने बात किया। तो इस सभी मार्क्स से कभी कभी क्या होते हैं, बोर्ड जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अगर ये 14 है ना जी, तो 14 से इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें से क्या है 2-4 नंबर का एक्स्ट्रा जो है ऊपर नीचे करके क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। गॉट इट, समझ में आ गया। तो इसलिए इस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है बस, क्योंकि ये चैप्टर्स हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपको हर एक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर इतना इन्फॉर्मेशन अगर आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम इतना तो जान लिए जो हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। हम जानते हैं आपके लिए कौन सा बुक सबसे जरूरी है, यानी बेस्ट बुक फॉर बायोलॉजी, ठीक है। जनरली सब लोग कहते हैं जो भैया आइए हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी बहुत बड़ा एक वाइड नॉलेज जो है एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, लेकिन हर एक लोग उसको अच्छे से दे नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, ठीक ना, क्वेश्चंस को अराइज करता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी को ठीक से रीअरेंजमेंट करके नहीं पढ़ा पाते हैं। तो हमने कहा बच्चे अगर आपकी इच्छा है, ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बुक ले सकते हैं, या अगर आपका मन है तो आप कोई भी रेफरेंस बुक जो है आप यूज कर सकते हैं। रेफरेंस बुक कहने का मतलब कोई भी पब्लिकेशन का बुक आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा वादा है आप कोई भी बुक उठा के ले लीजिएगा, लेकिन हम जो यहाँ पे आपको क्लास देंगे वो हमेशा आपको इस बुक से ज्यादा ही मिलेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं बच्चे, ये मेरा अनुभव कह रहा है, ठीक है, और ये अनुभव हमको आप ही लोगों से मिला है, ठीक है। तो चलिए, तो कोई भी बुक आप उठा सकते हैं, इधर आप सबसे अच्छा रहेगा आप एनसीईआरटी बुक ले लीजिए, उसी को हम थॉरली अच्छे से पढ़ाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाना है। अगर विशेष दिक्कत है तो आप कोई भी रेफरेंसेस बुक जो है आप कोई भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं मेरे लिए जो हम आपको नोट्स देंगे, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बायोलॉजी के बारे में। जी हाँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट हम करना चाहते हैं एजुकेशन बाबा की तरफ से। ये एजुकेशन बाबा ये जो एजुकेशन बाबा एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन सब बच्चों के लिए, ठीक है, एक नया हमसफर बैच लाया है। जी हाँ बच्चे, क्या लाया है, हमसफर बैच लाया है। जो भी बच्चे 2022 और 23 में 10 की तैयारी, अपने बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, बोथ मीडियम, चाहे वो आपका हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर आप लोग हमसफर बैच से जुड़े। आप कहिएगा सर ये हमसफर बैच में है क्या क्या चीज, तो देखिए बहुत कुछ है, क्या चीज नहीं है वो पूछिए, ठीक है। आपको मिलेगा क्या यहाँ पर, तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे। लाइव क्लास, अगर आप किसी भी रीजन वश अगर आपका लाइव क्लास छूट जाता है तो वो क्लासेस जो है आपके रिकॉर्ड लेक्चर के रूप में आपको वहां पे मिल जाएगा। इतना ही नहीं, साथ ही जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाया जाएगा उसको आपका जो है पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। और यहाँ जितने भी आपके जो भी आपके सिलेबस हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट के आपके सेपरेट टीचर मिलेंगे, जो आज तक कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। क्या बोला मैंने, सेपरेट टीचर, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, आगे देखिए, साथ ही जो अगर आप
चैप्टर को आपने कंप्लीट किया या आपने टॉपिक को कंप्लीट किया, उस कंप्लीट टॉपिक से आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज क्या किया जाएगा, अरेंज कराया जाएगा, जिसको आप इजीली आप दे सकते हैं और अपने आप को आंक सकते हैं जो हमने अभी तक कितना मेहनत किया है और हमें और कितना मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही अगर आपको तुरंत में अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है कोई भी टॉपिक में पढ़ने में, तुरंत आपको वहां पे इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन मिलेगा, जो आपके वीडियो लेक्चर के नीचे में ही आस्क डाउट का ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें आप इजीली आप वहां से आप हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं और तुरंत आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, साथ ही आपको डेली जो है पर सब्जेक्ट का क्यूज टेस्ट मिलेगा, जिसको आप इजीली देख करके, ठीक है ना, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। और साथ ही जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आंसर करवाया जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में रिटन एग्जाम भी होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है, इसीलिए क्वेश्चन आंसर भी आपको चैप्टर वाइज करवाया जाएगा। ठीक है जी। आगे इतना ही नहीं, ये जो लगभग 10+ कर देते हैं बच्चे, यानी 10+ ईयर, यानी कहने का 10 से ज्यादा जितने भी साल तक की अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं, हर एक एग्जामिनेशन का जो है पिछले साल के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको हम सॉल्यूशन करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे, जिससे, क्योंकि कहा गया है हर एक बोर्ड में यानी प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही हम आपको यहाँ पर देंगे, इसके साथ ही हम आपको देंगे गेस्ट क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, गेस्ट क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आपके बोर्ड में वहां से लगभग हम कहते हैं 70 to 90% हम गारंटी लेते हैं आपको पूछना ही पूछना है। ठीक है, इतना पे ही नहीं छोड़ेंगे बच्चे, साथ ही आपको हम मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का जो है जितने भी मॉडल पेपर होते हैं उसका प्रैक्टिस करवाएंगे, और साथ ही मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव किस प्रकार सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव किस प्रकार सॉल्व करना है, लिखने का तरीका क्या होगा। ठीक है, और आपका जो ये कोर्स रिवीजन का जो है ये सेक्शन है आपका जो है अक्टूबर में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और जैसे ही आप अक्टूबर में आपका सिलेबस खत्म होता है, साथ ही वो पूरे कोर्स को एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। और अब ये सब चीज मिलेगा कहाँ बच्चे, तो ये सब चीज आपको मिलेगा एजुकेशन बाबा के एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जा करके एजुकेशन बाबा आप लिखिएगा, जस्ट आ जाएगा, उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है और अपने प्रिपरेशन को बहुत जल्द अभी क्या करना है, आपको स्टार्ट कर देना है। अगर आपको कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये 2 नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस दोनों नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कांटेक्ट कीजिए। और जो भी कुछ अगर बचे कुछ आपके इंफॉर्मेशन अगर बच गए हैं और कुछ और आपको जानना है तो ये दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।